अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा मॉक टेस्ट लगाएंगे। और इस मॉक टेस्ट में टोटल मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर एक क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग को जो है 20 सेकेंड का समय मैं दूंगा, ठीक है? हाँ जी। और दोस्तों यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे टेलीग्राम ऐप से भी ज्वाइन हो जाना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हैबर प्रक्रम यानी हैबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यानी विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। किस कैटलिस्ट का यूज जो है हैबर प्रोसेस में किया जाता है? ऑप्शन है स्टूडेंट बेनाडियम पेंटॉक्साइड, ऑप्शन 2 है मालीबडिनम मिश्रित लोहा, ऑप्शन 3 है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन चौथा है सिल्वर नाइट्रेट। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे। एक छोटा सा मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट के द्वारा आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है, आप लोग को और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं, हाँ जी, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है ना? तो मालीबडिनी मिश्रित लोहा। तो आपको बच्चों याद रखना है हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग में उत्प्रेरक के रूप में मालीबडिनम मिश्रित लोहा का उपयोग होता है ना? तो ऑप्शन 2 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है। भाई देखिए, बात आई है सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो चुनावी स्याही होती है उसको बनाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? चुनावी स्याही जो होता है ना, आप लोग इलेक्शन वगैरह देते होंगे, वोट देते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा एक स्याही का यूज किया जाता है। तो वो जो चुनावी स्याही बनाया जाता है उसमें किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? इसी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज टू ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस यौगिक में क्लोरीन है? पहला ऑप्शन है हरा कशिश, दूसरा ऑप्शन है ब्राइन, तीसरा ऑप्शन है श्वेत कशिश, चौथा ऑप्शन है तूतिया। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स क्लोरीन। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो किस यौगिक में क्लोरीन है? हरा कशिश में। बात करेंगे इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? FeSO4 होता है, ठीक है? हाँ जी, तो याद रखना है हरा कशिश जो है इस यौगिक में क्लोरीन होता है। हाँ जी, अब देखिए बात करेंगे श्वेत कशिश यानी वाइट कशिश के बारे में। तो यहाँ इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखना है इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnSO4, ठीक है? और इसके बाद तूतिया, जिसको हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CuSO4, ठीक है? CuSO4, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं हम लोग। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करता हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है लोहे में कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकारक है, यानी विच इज़ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आयरन? देखिए F2Cl2 Br2I2, जल्दी से बता दीजिए। F2 जिसको फ्लोरीन कहेंगे, Cl2 जिसको क्लोरीन गैस कहेंगे, Br2 जिसको ब्रोमाइन डाई ब्रोमाइन कहेंगे,
और I2 जिसको आयोडीन कहेंगे। जल्दी से आंसर कीजिएगा, लोहे में कौन सा स्वार्थिक ऑक्सीकारक है? विच इज़ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आयरन? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोहे में आयोडीन जो है स्वार्थिक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, हाँ जी, बात आई है आयोडीन के बारे में, बात आई है आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? तो वेरी गुड स्टूडेंट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, घेंघा, घेंघा रोग है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, घेंघा रोग। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कभी कभी घेंघा ना देकर, पीएमडी में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी घेंघा ना देकर ग्वाइटर भी दे दिया जा सकता है, तो इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी विच साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गेट एल्युमिनियम मेटल। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है NaAlO2, ऑप्शन बी है एल्यूमिना, ऑप्शन सी है Al2O3K2SO4, ऑप्शन डी है एल्यूनाइट। जल्दी से जवाब दीजिएगा। धातु प्राप्त करने के लिए, यानी एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं, यानी ऑप्शन सेकंड, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है बच्चों, एल्युमिनियम की बात आई है तो एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है, और ये जो है ना भूप्रॉपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट, ये जो है भूप्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। अब बात करेंगे, एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है जिसका क्या नाम होता है बच्चों? बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, और ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। और इसको बच्चों बेयर प्रक्रम द्वारा जो है हम लोग इस अशुद्धियों को दूर करते हैं। किस प्रक्रम द्वारा? बेयर प्रोसेस के द्वारा जो है इन अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है, और जिसे सिर्फ जो है एल्युमिना बचा सकता है। एल्युमिना जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 होता है। तो बच्चों याद रखना है एल्युमिना, है ना, एल्युमिना से जो है विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का अणु सूत्र है, यानी केमिकल फॉर्मूला पूछा है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, क्या है बच्चों? Na2CO3 है, या Na2CO3 7H2 है, या फिर NO2CO3 10H2O है, या फिर NaSO4 10H2O है। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपके पैरामेडिकल और ITI के परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इजीली देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो धोबिया सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, हाँ जी, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, तथा शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा, इन सब के उत्पादनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों एक होता है बेकिंग सोडा, उसका भी केमिकल फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और इसका रासायनिक फार्मूला यानी अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, NaHCO3 होता है। ठीक है,
हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत हुई 1952 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, यानी पंचायती राज स्टार्टेड। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने बता भी रखा है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया होगा मेरा यूट्यूब वाला, और भी क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, तो वेरी गुड, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन भी विद्यार्थियों का आंसर है उनका आंसर सही है। तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 ईस्वी में। तो याद रखना है, देश में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों ये भी याद रखना है, 2 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर? कृषि, वस्त्र, परिवहन या दूरसंचार? जल्दी से बता दीजिए मेरे यार, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल फास्ट, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि जो है ये पूर्णतः निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है ना। हाँ जी, अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र जो है ना वो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करेंगे वस्त्र में, तो वस्त्र में जैसे नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो है ना, वो सरकारी के अंतर्गत आ जाता है। वस्त्र में जो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? सरकारी के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह परिवहन में, परिवहन क्षेत्रों में जैसे राज्यों के पथ परिवहन निगम है ना, ये सब किस में आ जाएंगे? ये भी सरकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करेंगे दूर संचार क्षेत्र के बारे में, तो जितने भी आप लोगों ने सिम वगैरह देखा होगा, BSNL का नाम सुने होंगे, MTNL का नाम सुने होंगे, तो ये सब जो है दूर संचार किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सरकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से कौन पूर्णतः निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि आता है बच्चों, है ना, कृषि। हाँ, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज़ बता दीजिए बच्चों, कृषि जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, प्रश्न पूछा जाता है, बता सकते हैं आप लोग कृषि और सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए 3 सूची होती है बच्चों, 3 सूची होती है, यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ आप लोग को। एक होती है राज्य सूची, है ना, एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। हाँ जी, तो जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। कृषि के बारे में मैं पूछा था, कृषि जो है किस सूची के अंतर्गत आ जाती है? कृषि और सिंचाई, दो चीज़ बताइए। ऑप्शन मान लो 3 ये मैं दे दिया, कृषि और सिंचाई के बारे में बताना है, जल्दी से बता दीजिए। कृषि और सिंचाई जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है? किस सूची के अंतर्गत आएगा? सॉरी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। याद रखना है, कृषि और सिंचाई दोनों, है ना, कृषि और सिंचाई दोनों जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा था आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में, क्या पूछा था भाई मेरे? शिक्षा, बता दीजिए शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? बता दीजिए जल्दी से, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। याद रखना है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण एक समभुज त्रिभुज की भुजा के बराबर है यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 6√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये किस टॉपिक से है? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, है ना। तो जितने भी बच्चे पेड वाले स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स लेके पढ़े हैं वो तो बना लेंगे बच्चों, आप लोग भी बना लेंगे, यदि आप लोग पढ़े हैं अच्छे से तो बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्षेत्रमिति से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए बनाएंगे कैसे स्टूडेंट, बोल रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है एक समभुज त्रिभुज की भुजा के बराबर है ना। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई उस वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना?
6√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल जनरली आप लोग क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर जानते होंगे, है ना। लेकिन एक वर्ग का क्षेत्रफल और होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो होता ही है, एक और होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में 2। जानते थे आप लोग, बताइए, ये सूत्र जानते थे स्टूडेंट। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो लिखते ही हैं हम लोग, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा मैंने यहाँ पे यही वाला सूत्र क्यों लिया, क्योंकि देखिए विकर्ण की भी बात की गई है ना, यहाँ पे देख रहे हो विकर्ण की भी बात की गई है और वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है, वर्ग का विकर्ण भी दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं विकर्ण निकाल लूँगा। तो आइए विकर्ण को निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 6√3 और बराबर में विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12√3 और बराबर में विकर्ण का स्क्वायर। अब देखो बच्चों विकर्ण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा दीजिए। तो दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ाइएगा तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो विकर्ण बराबर क्या आ गया बता दीजिए प्यारे बच्चों। विकर्ण बराबर बोलिएगा ना, अंडर रूट में 12 और फिर अंडर रूट में 3, यही आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। वर्ग का विकर्ण हम लोग को पता चल गया ना, इतना आ गया, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ से वर्ग का विकर्ण आप लोग को मिल चुका है। वर्ग का विकर्ण कितना आया स्टूडेंट, अंडर रूट 12 और अंडर रूट में 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग का जो विकर्ण है ना वो एक समभुज त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं समभुज त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी, समभुज त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी, तो वो भी यही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे जो वर्ग का विकर्ण है वो एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। बस बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या है बच्चों, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा है। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर। बना दीजिए, खेला खत्म। हाँ जी, तो √3 अपॉन में 4 गुने में भुजा कितना है, देखिए तो अंडर रूट में 12 फिर अंडर रूट में 3, इसी का इसको स्क्वायर करना है जी। तो देखिए तो कितना आया, √3/4। अब देखिए काम करते हैं बच्चों, स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, 12 गुने अंडर रूट 3, यही हुआ ना। तो देखिए तो 4 तिया 12, तो ये कितना आया, अंडर रूट में अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है तो गुना कीजिएगा तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो 3 गुने 3, देखिए अंडर रूट 3 है यहाँ पे और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से गुना कीजिएगा, अंडर रूट 9 आएगा और अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो 3 आ गया और ये एक 3 है, तो 3 तियाँ कितना होता है, 9, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 9 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है स्टूडेंट, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है और ये भी मेंसुरेशन से है, 3D से। क्वेश्चन है, एक लेड पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 7 मिलीमीटर है, इसके अंदर पड़े ग्रेफाइट लेड का व्यास 1 मिलीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन होगा। बहुत मज़ेदार वाला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेफाइट लेड का व्यास डायमीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है, 1 मिलीमीटर दे रखा है, यानी ग्रेफाइट लेड का जो व्यास है, व्यास क्या होता है, 2r होता है, त्रिज्या का दुगना ही होता है ना व्यास, तो त्रिज्या का दुगना यानी 2r बराबर ये 1 मिलीमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, r निकालो, रेडियस, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 मिलीमीटर आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों ग्रेफाइट लेड का जो त्रिज्या है वो आ गया, कितना आया, ग्रेफाइट लेड का जो त्रिज्या आया
कितना आ गया हमको, यह आ गया बच्चों 1/2 मिलीमीटर। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि भाई लेड पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये चीज़ मिलीमीटर में है, और आगे भी देखिए, आगे भी जो है इसका व्यास, पेंसिल का जो पेंसिल की जो व्यास है वो भी मिलीमीटर में दे रखा है। देखो ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में क्यों होगा, इसको भी तो मिलीमीटर में होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग, ये 14 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देते हैं। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है बस। तो यहाँ पे 14 कर दीजिए और ये सेंटीमीटर की जगह गुने 10 कर दीजिए। तो ये कितना आ गया पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की लंबाई कितना आ गया, 140 मिलीमीटर आ गया, 140 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, 140 मिलीमीटर आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसका व्यास यानी पेंसिल का जो व्यास है इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास जो है 7 मिलीमीटर दे रखा है, 7 मिलीमीटर दे रखा है। तो बच्चों त्रिज्या क्या होगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, त्रिज्या क्या होगी, पेंसिल का जो व्यास है आपको 7 मिलीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए पेंसिल का जो व्यास है 2r, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, 2r बराबर में 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 7/2, यही होगी ना। तो बस पता चल गया, ये क्या है, ये आपका पेंसिल की त्रिज्या निकली। देखिए अब बन चुका है, पेंसिल की त्रिज्या इतनी है, पेंसिल की लंबाई इतनी है, ग्रेफाइट लेड की त्रिज्या इतनी है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू याद रखिएगा। अब देखिए मैं इसको पुट कर देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, एक इसका फॉर्मूला होता है पाई और फिर इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में एच। देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। कैपिटल आर क्या था, यानी पेंसिल की त्रिज्या क्या थी, तो आप लोग बोलिएगा ना सर 7/2 था, तो 60/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस में ये स्मॉल आर क्या था, तो ये था बच्चों ग्रेफाइट लेड का त्रिज्या, तो वो कितना था 1/2 था, तो यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और एच कितना था बच्चों, पेंसिल की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोगों ने मिलीमीटर में बदला था, तो यानी 140। ठीक है, इतने को सॉल्व करके मुझे जल्दी से बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कितना आएगा। अब ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, ये होमवर्क रहा, और मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट इतने ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर दे पाते हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चों का मैथ्स तो सब समझ में आता है, लेकिन उनका कैलकुलेशन पुअर होने के चलते वो लोग मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और 1 या 2 मतलब नंबर से छूट जाता है उनका, कभी कभी बहुत एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग का एक क्वेश्चन गलत होगा ना बच्चों, तो सीधे 5 मार्क्स कम होंगे, समझ रहे हो ना। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्लास ओवर हो जाने के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा आप लोग। स्थिर दाब पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी वे में बनाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए बच्चों परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ। परसेंटेज आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, मैंने वीडियो भी बनाया था परसेंटेज का, पूरा मैं करवा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए 20% कम बोला है ना, तो क्या करेंगे 20 लिख देंगे यहाँ पे, पहले तो ये जो संख्या है उसको लिख देना है। अब 20% कम बोला है तो बटा में क्या करेंगे, 20% कम बोला है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से आप बच्चों 20% को घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि 20% कम बोला है, तो 100% में से 20% घटाइएगा तो 80 हो जाएगा, अगुने में 100 हो जाएगा। देखिए 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सभी का आंसर आया है, एक बार बोल दीजिए, सभी का आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है एफेड्रीन इससे प्राप्त होता है। एफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, बताइए, कवक, शैवाल, जिम्नोस्पर्म, ईस्ट। बिल्कुल फास्ट हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। और ये पैरामेडिकल 2016 का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बता दीजिए एफेड्रीन जो है किससे प्राप्त होता है। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी जिम्नोस्पर्म। तो आपको याद रखना है एफेड्रीन जो है एफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्तनधारी, शैवाल। बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट बताना है कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रिका नहीं होते हैं। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों याद रखना है, आपको याद रखना है स्टूडेंट, बैक्टीरिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? अल्टमैन। अल्टमैन ने की थी। कब की थी? तो ये भी याद रखिएगा 1886 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।